तो लेबर लॉज के बारे में बातचीत हम शुरू करेंगे कि क्या रिसेंटली डेवलप हुआ है, क्या लेबर लॉज के सिलेबस में है, क्या क्या चीजें लेबर लॉज में पढ़नी चाहिए और लेबर लॉज पढ़ने से फायदा क्या होगा, लेबर लॉज पढ़ने में क्या आपको बेनिफिट्स होंगे लॉ पूरी करने के बाद, और लेबर लॉज जानने से आप कितने लोगों को हेल्प कर सकते हो, लेबर लॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम वो समझेंगे। सब चीजों को आज हम कवर करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हम लेबर लॉज, कई सारे लेबर लॉज थे, उन सारे लेबर लॉज को उन्होंने सोचा हम कंबाइन करके कोड्स में डालेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा लॉज उतनी ज्यादा कंफ्यूजन इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर सीखेंगे, जो बताएगा आपको लेबर लॉज सेमेस्टर में कैसा है, वो आपको फ्यूचर में कहाँ हेल्प करेगा, और वो लेबर लॉज को पढ़ने के बाद आप कैसे कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हो लीगल फील्ड में। लेबर लॉज जब आप सुनते हो तो आपको पता चलता है ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए लॉ है, जिनको शायद अपने हक और अधिकारों के बारे में नहीं भी पता होगा। एक बेनिफिट को लेने के लिए चार जगह उन्हें एफर्ट करना पड़ता है, पर बेनिफिट्स मिलते नहीं है। ये देखते देखते सरकार ने सोचा कि थोड़ा लेबर लॉज की डेवलपमेंट पे काम किया जाए, और 18 ईयर्स के बाद जाके उनको आइडिया है कि हमें लेबर कोड्स में सारे लॉज को थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके उनको कोडिफाई करना चाहिए। उन्होंने कोड्स बनाए, वेज कोड बनाया, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया, ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी हेल्थ कोड बनाया, और उन्होंने कई सारे सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर लेजिस्लेशन डाले, जिन्होंने उनको समझने में हेल्प किया लोगों कि किस तरीके से लेबर लॉज का बेनिफिट उठाया जा सकता है, कैसे आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, कैसे आपको वेजेस मिलनी चाहिए, कितनी कम से कम वेजेस होनी चाहिए। ये सब हमारे को लेबर लॉज को पढ़ने के बाद पता चला। कैसे हम समझ सकते हैं कि लेबर लॉज के बेनिफिट सिर्फ ऑर्गेनाइज लोगों को नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी, जैसे आपके यहाँ काम करने वाली मेड आती है उनके लिए, आपके यहाँ गार्डनर काम करने आता है उसके लिए, आपके यहाँ जो वॉचमैन काम करता है उसके लिए भी लेबर लॉज है, सबके लिए लेबर लॉज है। कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो लेबर लॉज में आपको बताते हैं कि कम से कम 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, एज पर गवर्नमेंट फैक्ट्स। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंह लॉ अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, दैट टू बी लेबर लॉज का इंट्रोडक्शन, कि लेबर लॉज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इवोल्यूशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, लेबर लॉज कब आए, कैसे आए, क्या क्या डेवलपमेंट्स के थ्रू इवॉल्व किया, वो सब शुरू करेंगे हम आज। हम समझेंगे कि लेबर लॉज की डेप्थ कहाँ तक है। लेबर लॉज जो है एक लीगल रेगुलेशन के थ्रू बनाए गए हैं, जो हमें बताते हैं कि हम कैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, और कैसे हम एक फेयर वर्किंग कंडीशन, वेज और राइट्स को सपोर्ट कराएंगे किसी भी एक लेबर को, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट्स, इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट, इंप्रूविंग वर्कप्लेस कंडीशन एंड फॉस्टरिंग सोशल जस्टिस। तो वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, हमें काम करने का टाइम भी मिलना चाहिए, लंच करने का टाइम भी मिलना चाहिए, रेस्ट करने के लिए ब्रेक भी मिलना चाहिए। वर्किंग कंडीशन इतनी हार्श नहीं होनी चाहिए कि हमारे को समझ ही ना आए कि हम काम कर रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं। वर्किंग कंडीशंस भी बताता है हमारे को लेबर लॉज। नेक्स्ट पे हम चलेंगे जो हमें समझाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि लेबर लॉज की हिस्ट्री है क्या। अर्ली लेबर सिस्टम्स के अंदर इन एंशिएंट सिविलाइजेशन देयर वर इनफॉर्मल रूल्स रिगार्डिंग वर्क एंड वर्कर्स राइट्स, बट नो फॉर्मल लीगल सिस्टम एग्जिस्टेड। दैट मीन्स कि शुरुआत के टाइम पर कोई लीगल लॉज नहीं होते थे, मतलब किसी भी तरीके का कोई लीगल टच नहीं था लेबर्स के काम को लेकर, कोई उनके राइट्स के बारे में बात नहीं करता था, कोई फॉर्मल लीगल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18-19 सेंचुरी के दौरान, तब हमारे को समझ आया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे को पता चला कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स होती है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली काम कराया जाता है, बॉन्डेड लेबर किया जाता है, लॉन्ग आवर्स तक काम कराते हैं, पुअर वेजेस देते हैं, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस होती हैं, कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी, किसी भी सेफ्टी, फिजिकल हेल्थ, किसी चीज की भी सेफ्टी नहीं रखी जाती। वो सब हमारे को देखने को मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम। अब हम आते हैं इमरजेंस ऑफ लेबर मूवमेंट्स। अब क्या हुआ, आप देखिए धीरे धीरे जब आप इतना ज्यादा बुरी बुरी चीजों से गुजरते हैं तो फिर आपको ये भी पता चलता है कि लेबर्स ने भी कभी ना कभी किसी टाइम पे आके अपने स्टैंड लिए होंगे। तो वर्कर बिगैन ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एंड यूनियन डिमांडिंग बेटर वेजेस, सेफर वर्किंग कंडीशंस एंड राइट टू ऑर्गेनाइज। अब इसका मतलब क्या है, जब आप लेबर्स ने बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन देखा, एट्रोसिटीज देखी, बहुत सारे बुरे बुरे टाइम से वो गुजरे, उन्हें उनके तरीके कंडीशंस, मतलब ऐसी गुड कंडीशंस नहीं मिली, वर्किंग कंडीशंस नहीं मिली, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एक्सेसिव काम कराया गया, पैसे पूरे नहीं मिले। उसके साथ उन्होंने देखा कि जब ये सब हो रहा है तो उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि हमें वेजेस बेटर मिलने चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, और हमारे को मिलना चाहिए राइट टू गेट ऑर्गेनाइज एंड राइट टू गेट द फेयर वेजेस। अब हम आते हैं राइज ऑफ लेबर यूनियंस। समझते हैं कि लेबर यूनियंस का राइज कैसे हुआ।
फॉर्मेशन ऑफ लेबर यूनियन की जब हम बात करते हैं, एज इंडस्ट्रीज ग्रू सो डिड द पावर ऑफ वर्कर्स यूनियन ग्रू। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज को वर्कर्स की जरूरत पड़ने लगी, वर्कर्स को समझ आने लगा कि इनको हमारी जरूरत है, ये हमसे काम कराते हैं, तो क्यों ना हम हमारी जरूरत, जो हमारी उनको जरूरत है, उस जरूरत का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को समझे। तो उन्होंने यूनियंस को फॉर्म करना शुरू किया। यही उन्होंने डिमांड किया बेटर वेज को, लिमिटेड वर्किंग आवर्स को, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को और अच्छे बेनिफिट, अच्छे हेल्थ केयर बेनिफिट्स को। उन्होंने ये सब चीजों को डिमांड किया उस टाइम। फिर उन्होंने क्या, उन्होंने स्ट्राइक्स भी की। जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो उन्होंने स्ट्राइक्स भी की। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, द 1911 ट्रायंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री फायर दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ लेबर लॉज। जब उन्होंने इस तरीके से स्ट्राइक की तो हमने इस चीज का एग्जाम्पल भी यहाँ कोट किया। नेक्स्ट चलते हैं, की माइलस्टोन इन लेबर लॉ डेवलपमेंट्स। अर्ली 20s का हो गया कि गवर्नमेंट्स ने रेगुलेट करना शुरू किया कि लेबर की वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। इवन लेबर लॉज को फॉर्मलाइज किया गया और रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड लेबर स्टार्ट किया गया। यहाँ पे चाइल्ड लेबर का रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम वेज स्टैंडर्ड सेट किया गया कि मिनिमम वेजेस इतने तो मिलने ही चाहिए। अगर आप कोई काम कराते हो किसी भी लेबर से तो इतने तो पैसे उनसे, एक लिमिटेड, एक सर्टेन अमाउंट उसको मिलना ही मिलना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में क्या था कि लेबर लॉ एक्सपैंड हो रहा था कई कंट्रीज के अंदर। सोशल सिक्योरिटी, मैटरनिटी लीव और पर्सन्स के पेंशन बेनिफिट्स या पर्सन्स हैविंग एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये सब चीजें अराइज कर रही थी। कंटेम्प्रेरी एरा में होता है कि वर्कर्स के राइट को, जेंडर इक्वालिटी, वर्क प्लेस पे जिस पे वो काम करे वहां पे हरासमेंट नहीं होना चाहिए, ये तरीके के चीजों को कवर किया गया। और टेक्नोलॉजीज और उसके इम्पैक्ट्स लेबर पे क्या पड़ेंगे, उन चीजों को भी कवर किया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं की फीचर्स ऑफ लेबर लॉज। जब हम की फीचर्स की बात करते हैं तो हम समझते हैं वेजेस, सैलरीज, मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, क्या वेज प्रोटेक्शन है कि कितना वेज जो है वो हमें मिलना ही मिलना चाहिए, और अगर वहां पे कोई गलती हो जाती है तो कितना कटेगा, पूरा डिडक्ट नहीं होना चाहिए, पूरा वेजेस मिलने चाहिए। वर्किंग आवर्स कह रहेंगे कि आप कितने टाइम तक आप काम करेंगे, ओवर टाइम क्या रहेगा, छुट्टियां क्या रहेंगी, पता होना चाहिए। हेल्थ और सेफ्टी को लेकर उन्होंने बताया कि एक सेफ एनवायरनमेंट में और हेल्दी एनवायरनमेंट में आपको काम करने को मिलना चाहिए। साफ पानी पीने के लिए आपको पानी होना चाहिए, साफ जगह पे आप काम करें, पूरी रोशनी होनी चाहिए जहां आप काम करें, जिससे आपकी आईज, आपकी हेल्थ, ये सब चीजें अफेक्ट ना हो, ना ही आप फिजिकली अफेक्ट हो, ना ही मेंटली, ना ही साइकोलॉजिकली। इतना वर्क एनवायरनमेंट इतना सेफ तो होना चाहिए काम करने के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल और डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। जैसे कि आप देखते हैं कि अर्लियर के टाइम पे जब एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हुई तो वहां पे हरासमेंट भी देखी गई, डिस्क्रिमिनेशन भी देखा गया और अनफेयर डिसमिसल भी देखा गया कि जब किसी वर्कर ने किसी की बात नहीं मानी, किसी एम्प्लॉयर की, तो उन्हें फट से निकाल दिया बिना किसी रीजन के। तो जब उन्होंने ऐसा किया, उस चीज को कर्ब डाउन करने के लिए लेबर लॉज को इफेक्ट में आना पड़ा। सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोविजन फॉर वर्कर्स पेंशंस, इंश्योरेंस एंड सोशल प्रोटेक्शंस कि अब भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हो तो आपको क्या सोशल सिक्योरिटी है, आप कहीं काम कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या आपके वहां पे कोई, आपको इंजरी होने पे क्या कोई कॉम्पनसेशन मिलेगी, कोई चोट लग गई, कोई परेशानी हो गई तो क्या आपको वो कंपनी या फिर जहां भी आप वो ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा उससे। ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इसके अंदर आए। लेबर लॉज इन इंडिया। अब हम समझते हैं हमारे इंडिया में लेबर लॉज का क्या हाल है। तो लेबर लॉज इन इंडिया के लिए वी हैव एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड कि क्या लेबर लॉज हैं। फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 और बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स के अंदर 29 लॉज को कोडिफाई किया है। पहले इसे समझते हैं ब्रीफली। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया और बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन हो गए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। बहुत सारे जो एक्ट्स थे वो हमारे अर्ली लॉज थे इंडिया के अंदर। अब वो सारे लॉज ब्रिटिशर्स के टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। उन सभी लॉज को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लॉ को इतना ज़्यादा फैले हुए थे। 29 लॉज बहुत सारे होते हैं, उनकी एप्लीकेशन होना और क्या वो एप्लीकेशन इफेक्टिव एप्लीकेशन है, ये सब जानने के लिए सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की जिसके अंदर उन्होंने 100 टाइप के चेंजेस लिखे कि इन लॉज के अंदर ये बदलाव होने चाहिए, जिसमें से कि 76 चेंजेस को एक्सेप्ट किया गया और 4 नए लेबर कोड्स बनाए गए। जो 4 नए लेबर कोड्स बने, वो 4 नए लेबर कोड्स बताते थे सोशल सिक्योरिटी के बारे में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी के बारे में, और वो बताते थे पेमेंट ऑफ वेजेस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस।
तो ये जो 4 लेबर कोड्स थे, उन सारे लॉज को, सब लॉज को कंसाइज करके, सब लॉज के बेसिक एसेंस को निकाल के इन 4 कोड्स के अंदर डाल दिया गया। 4 कोड्स के अंदर डालने का मतलब ये है कि इन कोड्स के अंदर हमने एक्सटेंसिवली इन सारे 29 लॉज का एसेंस डाल दिया, क्योंकि ज्यादा लॉज मतलब ज्यादा फॉर्मेलिटीज, ज्यादा फॉर्म्स, ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोसीजरल मल्टीप्लिसिटी, बहुत ज्यादा आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो आप वो चीज को पूरा नहीं कर पाते हो। इसलिए उन्होंने उसको लिमिट करने के लिए कि ये 4 लेबर लॉज रहेंगे, सिंपल रहेगा लॉ, इफेक्टिवली अप्लाई हो पाएगा, इसलिए लेबर कोड्स को किया। अब क्या होता है, रीसेंट रिफॉर्म्स में लेबर लॉज को जो 4 कोड्स में किया गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड वेज कोड, इन 4 कोड्स के अंदर जब किया गया तो उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया। Next we are going through this. This is the role of International Labour Organization. International Labour Organization का क्या रोल है? पहली बात तो ये 1919 में स्टैब्लिश हुई, लीग ऑफ नेशंस का पार्ट थी और लेटर ये से यूनाइटेड नेशन से भी एफिलिएट हो गई। नेक्स्ट इसका पर्पस क्या था कि लेबर स्टैंडर्ड्स को फिक्स किया जाए, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए और सोशल जस्टिस ग्लोबली मेंटेन किया जाए किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, जेंडर, कास्ट, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से बिलोंग करता है, उसको सोशल जस्टिस सिक्योर कराया जाए। कोर लेबर स्टैंडर्ड्स क्या थे? उनका एक प्रिंसिपल था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एलिमिनेशन ऑफ फोर्स लेबर एंड अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इन 4 इफेक्टिव प्रिंसिपल्स पे उन्होंने कोर लेबर स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे। ये था रोल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम डेप्थ में समझेंगे जब हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। Challenges and future of labor laws. Globalization is one of the factor. Gig economy, automation and AI, enforcement issues. अब पहले समझते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, मोबाइल वर्कफोर्स बढ़ेगा, तो हाँ, लेबर्स अडेप्टेशन ऑफ लेबर लॉज डेफिनेटली चैलेंजिंग हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग अनस्किल्ड हैं, जो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जिनका ज़्यादा वास्ता नहीं है, जिन्हें पता नहीं टेक्नोलॉजीज किस तरीके से वर्क करती हैं, कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फेल होंगे। सेकेंड, गिग इकॉनमी, हाउ लेबर लॉज आर एड्रेसिंग द राइज ऑफ फ्रीलांस एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क। यहाँ पे आजकल लोगों का जो कल्चर चला है टेक्नोलॉजिकली, अगर आप जितना इवॉल्व करते हैं, जितना आप सीखते हैं, ग्लोबलाइज होता है, जितना आप टेक्नोलॉजी के साथ एनकाउंटर करते हैं, वो चलता है कि लोग वर्किंग प्रिंसिपल्स चेंज कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ कांस्टेंट जॉब ऑफ 9 to 5, वो चेंज कर रहे हैं। आगे इन्फोर्समेंट इश्यूज, इंश्योरिंग द इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्या है इन्फोर्समेंट इश्यूज? इसलिए क्योंकि जब डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दोनों के अंदर ही लेबर लॉज की इफेक्टिविटी और लेबर लॉज का एप्लीकेशन वहाँ के इकोनॉमी और वहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है। हाउ दे वर्क, उनका वर्क लाइफ कैसे है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। So summary, labor laws have evolved from basic protection to complex systems designed to balance workers' rights and employers' needs. अब क्या है, बेसिकली जो लेबर लॉज हैं वो 2 तरीके से इफेक्टिविटी दिखाते हैं अपनी, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इन दोनों के राइट्स और इन दोनों की ही ड्यूटीज़। एम्प्लॉयर के क्या राइट्स होंगे, एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज़ होंगी, एम्प्लॉय के पास क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, एम्प्लॉयर कितने लेवल तक कितने एक्सटेंड तक वर्किंग कंडीशंस को रख सकता है, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे और क्या क्या वर्किंग आवर्स रहेंगे, वर्किंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेंगी, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट, ये एक बैलेंस वर्कर्स राइट और एक एम्प्लॉयर्स नीड्स के बारे में बात करता है, कि एक एम्प्लॉय के क्या राइट्स होंगे और एम्प्लॉयर की क्या नीड्स हैं जो वो एम्प्लॉय से पूरी कराना चाहता है। ठीक है, अगला फ्यूचर फोकस है, एज इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज चेंज, लेबर लॉज will continue to evolve to safeguard the workers and ensure fair treatment in the workforce. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज चेंज होंगी, लेबर लॉज क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करेगा, क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट है, हर दिन कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कुछ चेंज आपको मिलता ही है, ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो वैसे ही ये क्या करेगा, सेफ गार्ड करेगा कि वर्कर का राइट भी मेंटेन रहे और एम्प्लॉयर का नीड भी पूरा हो जाए और उसको वर्कफोर्स में ट्रीटमेंट भी अच्छे से मिले। जब वो वहाँ काम करता है तो उसे फेयर ट्रीटमेंट मिले, उसकी बात सुनी जाए,
उसको अगर किसी तरीके के काम में वो पार्टिसिपेट करने वाला स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखे, पार्टिसिपेट करे, वो सारा इतना ओपन रहे उसके लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। तो while डिस्कसिंग सिलेबस, कुछ चीज़ें दैट आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट, कि हम जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सटेंसिवली न्यू और ओल्ड दोनों को करेंगे अच्छे से डिस्कस। सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मोटा मोटे तौर पे आपके सेमेस्टर्स में पूछा जाता है और कैसे नए कोड्स और पुराने लॉज, कुछ यूनिवर्सिटीज में ओल्ड लॉज पढ़ाए जा रहे हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में न्यू लॉज पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देते हैं, वो कोड्स पढ़ा रही है, 2022 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है और वो कोड्स ओरिएंटेड पढ़ा रही है। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो सीसीएस है वो ओल्ड लॉज पढ़ा रही है, फैक्ट्री एक्ट्स को पढ़ा रही है, जो 29 एक्ट्स हैं उन्हीं में से कुछ लेजिस्लेशंस को पढ़ा रही है। वैसे अब हम समझेंगे कि कौन कौन से कोड्स ने क्या क्या रिप्लेस किया, कब आए, कैसे आए और कैसे हम इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं, सिलेबस में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या कवर होगा। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। कोड ऑन वेजेस एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में आया था, 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2020 को। इस कोड ने 4 एक्ट्स को रिप्लेस किया: मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976. The court mentioned that the government of India will affix a floor wage considering the living standard of workers. अब उन्होंने इसके अंदर ये जो कोड ऑन वेजेस आए, तो मैंने जैसा आपको पहले अर्लियर आई टोल्ड यू, इसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लॉ कमीशन, जो लेबर लॉ कमीशन थी, सेकंड लेबर लॉ कमीशन, उसने क्या किया था, उसने 100 चेंजेस बोले थे अडाप्ट करने के लिए अपनी रिपोर्ट में, बट 76 अडाप्ट किए गए। उनमें से एक ये अडाप्ट किया गया कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी एक फ्लोर वेज कि कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, फ्लोर वेज उन्हें फिक्स करेंगे ताकि वो कंसिडरिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स, कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड को वो वेज मैच कर पाए, अपना सर्वाइवल अच्छे से कर पाए। अगला, मैक्सिमम पनिशमेंट इस लेजिस्लेशन के अंदर जो मिलेगी, एक तो 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी प्लस 1 लाख तक का फाइन मिलेगा। अब जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट सिर्फ वेजेस के बारे में डिस्कस नहीं करता, बहुत सारी चीजें डिस्कस करता है। डेफिनेशन, वर्कर्स कौन होंगे, क्या उनको कितनी वेजेस मिलेगी, वेजेस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस बात करता है मिनिमम कितनी वेजेस मिलेगी, क्या कितने टाइम के लिए आप काम करोगे, क्या क्या रहेगा, टाइम, वर्क, इन सब चीजों के बारे में। पेमेंट ऑफ बोनस, कि अगर आपने ज्यादा काम किया, ओवर टाइम किया, एक्स्ट्रा काम किया, 1965 एक्ट उस एस्पेक्ट को कवर करता है। इक्वल रेम्यूनरेशन कहता है कि हमारे को इक्वल रेम्यूनरेशन देनी होती है, जो भी एम्प्लॉय होगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वर्किंग कंडीशन सबके लिए एक जैसी है तो फिर सबको इक्वल रेम्यूनरेशन भी मिलनी चाहिए, ये 1976 का एक्ट कहता है। पर ये सारी चीजें हमारे को अब क्या देने वाला है, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। अब ये सब चीजें हमारे को ये कोड प्रोवाइड करेगा। अब हम अगले कोड पे आते हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020। अब इस कोड के अंदर जब हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली 28 सितंबर 2020 को, ठीक है। इसे बोलते हैं IRC 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या करता है, ये स्पेसिफिक लेबर लॉज को रिप्लेस करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ये 3 लॉज को रिप्लेस कर रहा है ये कोड। अब ये कोड क्या क्या चीजें डिस्कस करेगा अपने अंदर, इस कोड के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इंडस्ट्री में इंडस्ट्री की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें फॉल करेंगी, वर्कर कौन होगा, इंडस्ट्री क्या होगी, रेम्यूनरेशन क्या होगा, कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगी, सब चीजें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। कौन सी कमेटी बैठेगी, कौन सी कमीशन फॉर्म होगी, एडवाइजरी बोर्ड क्या होगा, सब चीजें हम इधर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ट्रेड यूनियन, कि भाई यूनियन फॉर्म होगी, कैसे होगी, कैसे रजिस्टर होगी, कैसे इसका रेगुलेट करेंगे यूनियंस को, रेगुलेशन कैसे होगा इसमें, कैसे इसके अंदर यूनियन के अंदर मेंबर्स होंगे, ये सब चीजें। ऐसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, कि इंडस्ट्री में कोई किसी को एम्प्लॉय किया जा रहा है और उससे रिलेटेड कोई भी
कोई किसी भी तरीके का कुछ भी, कोई भी कुछ उसको लेकर कोई इसी तरीके का कोई ऑर्डर पास होता है या किस तरीके का कोई कॉम्पनसेशन उसे देना है या किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी अराइज हो रही है, तो आप इस एक्ट के थ्रू उस डिफिकल्टी को टैकल करेंगे। ये सब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में डाल दिया गया, क्योंकि नोइंग द फैक्ट ये तीनों एक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन तीनों एक्ट्स का एक दूसरे से बहुत काम होता है, तो गवर्नमेंट ने इन 3 लेजिस्लेशंस को इस कोड के अंदर कंबाइन कर दिया गया, कोडिफाई कर दिया गया। नाउ कुछ जो चेंजेस, कुछ अच्छे चेंजेस जो इसके अंदर आए हैं, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट टू हैव स्टैंडिंग ऑर्डर हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 100 to 300। पहले 100 हुआ करते थे, अब 300 कर दिए गए हैं। ऐसे ही इट प्रोहिबिट्स workers from going on strike without giving a 60-day notice and during the pendency of proceeding before a tribunal or a national industrial tribunal। So ये prohibit करता है कि स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे बिना 60 डेज का नोटिस दिए एडवांस, कि अगर किसी को भी स्ट्राइक करनी है, वर्कर्स को स्ट्राइक करनी है, तो पहले उनको एक एडवांस नोटिस सर्व करना होगा 60 डेज का, ओनली देन दे कैन गो फॉर स्ट्राइक। अगला, इट ऑल्सो प्रपोजेस टू सेट अप अ रीस्किलिंग फंड फॉर ट्रेनिंग रिट्रेंच्ड वर्कर्स। अब रिट्रेंच्ड वर्कर्स की डेफिनेशन कहाँ से आएगी? ये भी हमारे को कहाँ से मिलेगी? ये हमारे को मिलेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वहां से भी मिल सकती है। ये सब चीजों को रिट्रेंचमेंट वर्कर की क्या ट्रेनिंग होगी, उसके लिए रीस्किलिंग का फंड भी दिया जाएगा, ये भी इसके अंदर ऐड किया गया। सोशल सिक्योरिटी कोड, नाउ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जब हम कहीं काम करते हैं तो हमें एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो किसी तरीके की, यहाँ पे मुझे कोई इंजरी या कोई कुछ किसी तरीके का कोई चोट या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए मुझे कौन सिक्योर करेगा, उसके लिए मेरे को कौन कॉम्पनसेशन पे करेगा, वो सब चीज़ें को थॉट हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। एक सिक्योरिटी हमें हर चीज़ में चाहिए होती है, आइदर वो जॉब में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, या फिर अपने खुद के बिजनेस में हो, या किसी भी आप कंपनी के साथ काम कर रहे हो उसमें हो, हर चीज़ में हमारे को एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। ऐसे ही लेबर्स को कंसिडर करते हुए सोशल सिक्योरिटी कोड फॉर्म किया गया 2020। अब सोशल सिक्योरिटी कोड जो था वो 28 सितंबर 2023 को पास हुआ, इसे प्रेसिडेंशियल असेंट मिली। साथ के साथ स्टेट इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अंदर क्या क्या नए नए चीजों को ऐड किया गया? माइग्रेंट वर्कर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, उन सभी लोगों को ऐड किया गया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, कभी एक स्टेट के इस कोने पे तो कभी दूसरे कोने पे, उनका फिक्स वर्क नहीं है, जब तक कंस्ट्रक्शन है तब तक वो काम कर रहे हैं, जब नहीं है तो वो नहीं कर रहे हैं, तो वो दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। अगला फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा अनटच्ड पार्ट था जो इसके अंदर इसमें ऐड किया गया। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ एक्टर्स नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी हटा दें, और भी चीजें, स्पॉट बॉय होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पूरे सेट को मैनेज करते हैं, उन लोगों को भी इस कोड के अंदर ऐड किया गया। मतलब दैट मीन्स उन्होंने एक ऐसे सेक्टर को जो कभी टच नहीं हुआ था, उस सेक्टर के लोगों को भी यहाँ ऐड कर दिया इस कोड में। अगला प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि आप देखेंगे कई जगह पे आपको कार्ड्स मिलती हैं लगी हुई, चाहे वो एमसीडी अप्रूव्ड है या नहीं है, वो सारे कौन है? प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं, इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगला, ग्रेचुटी पीरियड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 years to 3 years। अब क्या होता है कि ग्रेचुटी पीरियड होता है जो वर्किंग जर्नलिस्ट, हर इंसान को जब आप किसी काम वगैरह को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक प्रॉमिस कराया जाता है, इजी लैंग्वेज में समझाया जाए तो एक प्रॉमिस कराया जाता है कि अगर आप मेरे पास काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 साल या 3 साल काम करना होगा। ऐसे जर्नलिस्ट के केस में उनका ग्रेचुटी पीरियड, काम करने का पीरियड शुरुआत में ही 5 साल होता था, कि आपको मिनिमम 5 साल हमारे साथ काम करना पड़ेगा, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, तभी भी करना पड़ेगा। तो क्या किया गया, उसको 5 साल से रिड्यूस करके 3 years किया गया इस लेजिस्लेशन के अंदर। सोशल सिक्योरिटी फंड कैन बी सेट अप फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड गिग वर्कर्स। अब एक सोशल सिक्योरिटी फंड सेट किया गया कि इन सब लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी मिले, इसके लिए उन्होंने एक फंड को इस्टेब्लिश किया इस लेजिस्लेशन के अंदर, कि इन लोगों के पास भी एक सेफगार्ड रहे कि हाँ, इनके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी है। अ प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इज मेंशन्ड इन द कोड। इससे पहले जब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर कौन से लेजिस्लेशन रिपील हुए हैं,
उससे समझने से पहले हम ये बताते हैं कि यहाँ पे एक प्रपोजल और ऐड किया गया कि यहाँ पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड सेटअप किया जाएगा। जो जब भी कोई सोशल सिक्योरिटी कोड के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, किसी के भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर कोई इश्यू अराइज करता है, कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, तो उस चीज को कहाँ ब्रिंग करेंगे हम? नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के पास। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से लेजिस्लेशन जो है वो रिपील हुए हैं। पहली बात तो टोटल 9 लेजिस्लेशन रिपील किए हैं। किसने? सोशल सिक्योरिटी कोड ने। पहला है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। सेकंड कहता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अगला कहता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। और इससे अगला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, the Cine Workers Welfare Fund Act 1981, the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996, and the final and ninth act, Unorganized Workers Social Security Act 2008. अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यहाँ पे मैं फोकस इसलिए ला रही हूँ क्योंकि ये आपको क्लोजली कनेक्ट करवा पाएगा सोशल सिक्योरिटी कोड के साथ। हमारे यहाँ मेड्स आती हैं काम करने, गार्ड्स हमारे घर को गार्ड्स करते हैं, और गार्डनर्स ऐसे आयरन जो हमारे यहाँ जो आयरन करते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और आज इंडिया में कम से कम तो मैं बोलूँगी 50 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिक्स काम करते हैं, जिनके लिए कोई लॉज ऐसे स्ट्रॉन्ग थे नहीं पहले। ना उन्हें पता था अपने राइट्स के बारे में, ना उन्हें पता था कि उनके राइट्स, अगर उनके पास राइट्स भी हैं तो उन राइट्स को लेने के लिए उन्हें कौन से फोरम्स को अप्रोच करना चाहिए, कौन से लेबर कोर्ट्स में जाना चाहिए या फिर लेबर ट्राइब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में जाना चाहिए। उन्हें कहाँ जाते हैं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। पर हाँ, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 था, उसने इन मेड्स को, गार्ड्स को, गार्डनर्स को और ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनके काम को शायद गिना नहीं जाता है पर वो भी काम करते हैं, उनको ऐड किया इस फेयर के अंदर। अगला कोड बताता है हमारे को एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इस कोड को भी 28 सितंबर 2023 में ये इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली। साथ के साथ applicability of the code is mentioned below that we need to understand. A place where any industry, trade, business, manufacturing occupation is carried on which 10 or more workers are employed, मतलब जिसके अंदर 10 वर्कर्स या उससे ज्यादा, उसके ऊपर ये कोड अप्लाई होगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, अब देखिए इसको लिखते हैं तो जनरली इस कोड को OSHC लिखते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसका शॉर्ट नेम है OSH। अगला मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क और प्लांटेशन इन विच 10 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। तो पहला जो इन्होंने चीजें डिस्कस की, इसके अंदर कौन जिनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है वो है 10 या 10 से ज्यादा लोग किसी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपेशन में काम करते हो, उन पे अप्लाई करेगा। सेकंड, किसी मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, किसी ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के अंदर, बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क या प्लांटेशन का वर्क चलता है, उसके अंदर कोई भी 10 या 10 से ज्यादा अगर लोग एम्प्लॉयड है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस पर भी OSH अप्लाई होगा, OSH कोड लगेगा। आगे ऐसी फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोग, ऐसा माइन और पोर्ट और विसिनिटी और पोर्ट वेयर डॉक वर्क इज कैरिड आउट। अब देखिए ध्यान से कीवर्ड्स, माइन, पोर्ट या विसिनिटी ऑफ पोर्ट और डॉक, जहां पे काम चलता हो, उन पर भी OSH अप्लाई करेगा। यहाँ पे हमारे को लिमिट नहीं दी कितने लोग होने चाहिए काम करने वाले, पर हाँ हमारे को जगह बता दी कि कहाँ किस जगह पे लगेगा। इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपेशन, जिनके अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग होंगे उन पे OSH अप्लाई करेगा। किसी मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर, किसी ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के अंदर, किसी न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, किसी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसके अंदर अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उस पर भी OSH अप्लाई करेगा। वैसे ही आगे समझते हैं, someone who has come on his or her own from one state and received employment in another state and earns up to 18,000 per month is defined to be an interstate migrant worker।
अब उन्होंने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के अंदर एक और एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिया। कोई भी ऐसा इंसान जो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने आता है और 18,000 रुपए कमाता है पर मंथ, वो पर्सन भी कहलाया जाएगा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स आर एट नाइट बिटवीन 7 PM and 6 AM विल डिपेंड अपॉन सेफ्टी एंड कंसेंट ऑफ द वुमेन। अब उन्होंने ना एक और चीज ऐड कर दी इस लेजिस्लेशन के अंदर कि औरतें जो लेट नाइट में भी काम करने को अगर वो कंसेंट देती हैं और ऐसा वहाँ की फिजिकल कंडीशन या सेफ्टी के अकॉर्डिंग उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय जहाँ पे भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय करा रहा है, अगर वहाँ पे ऐसी सेफ्टी कंडीशंस हैं, वुमेन कंसेंट करती है, तो वो फ्रीली रात के टाइम पे भी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर सकती है। ऐसा ऐड किया गया है। अगला, इसके अंदर कितने लेजिस्लेशंस जो हैं जो रिप्लेस किए गए इस कोड के द्वारा भी हम वो भी देखेंगे। इस कोड ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को रिप्लेस किया, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 को रिप्लेस किया, माइंस एक्ट को किया, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955 इसको भी किया, जिसमें कि आपको जर्नलिस्ट के ग्रेचुटी आवर्स मैंने बताए थे 5 साल से कम होकर 3 साल हो गए हैं। ऐसे ही वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस 1958 एक्ट को भी रिपील किया, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 एंड द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। ये सारे एक्ट्स हटे। साथ के साथ कुछ एक्ट्स इधर भी हैं जिनको रिप्लेस किया गया इसी कोड के द्वारा। वो ये थे द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976, the interstate migrant workmen regulation of employment and condition of service act 1979, the cine workers and the cinema theater workers regulation of employment act 1981, the dock workers safety health and welfare act 1986, the building and other construction workers regulation of employment and condition of service act 1966। ये 13 एक्ट्स, 13 एक्ट्स, ये 13 एक्ट्स इसके अंदर रिपील हो गए और ये कोड फॉर्म हो गया। बेनिफिट्स ऑफ न्यू लेबर कोड्स। सो अब हम सबसे अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों लेबर कोड्स को लाया गया और क्यों लेबर कोड्स हमारे को इंट्रोड्यूस करे गए 29 लॉज को रिपील करने के बाद। क्या 29 लॉज हमारे वो काम जस्टिफाई नहीं कर रहे थे जो लेबर कोड्स अब करेंगे? ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या है कि हमने बेनिफिट्स को समझा कि क्यों लेबर लॉज आए, लेबर कोड्स, लेबर लॉज के अंदर एक्ट्स थे उनको रिपील करके 4 कोड्स को लाया गया। 4 कोड्स को लाने में क्या था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉज हुआ है। सबसे पहले तो 29 सेंट्रल लॉज को हमने 4 लेबर कोड्स में कर दिया। पेमेंट ऑफ वेजेस में कर दिया, सोशल सिक्योरिटी में कर दिया, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इसमें कर दिया, ऑश में कर दिया, और हमने जो चौथा किया वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, अब क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशन एंड अथॉरिटी फॉर बिजनेसेस। क्या था कि पहले वाले लॉज में हर लॉ ने अपना वर्कमैन भी डिफाइन किया है, अपना लेबर भी डिफाइन किया है, अपना एम्प्लॉय भी डिफाइन किया है और अपना एम्प्लॉयर भी डिफाइन किया है, और हर लेजिस्लेशन के हिसाब से वो डिफरेंसेस थे। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशन हो जाती थी। किसी को समझना होता था कि इस एक्ट की एप्लीकेशन के लिए क्या ये पर्टिकुलर डेफिनेशन अप्लाई हो गई या दूसरी डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। कुछ डेफिनेशन काफी ज्यादा एक्सटेंसिव थी और कुछ काफी ज्यादा लिमिटेड थी, तो जिस वजह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशंस हो रहा था। अगला, इजियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को ऐड कर दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर, 3 लॉज को ऐड कर दिया, जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इजी हो गया। अब कहीं आपको कॉम्पनसेशन चाहिए तो आप कभी एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर जा रहे हो मांगने के लिए, उस अलग फॉर्म भरना है उसके लिए। फिर कहीं पे आपको अपनी ईपीएफ चाहिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड चाहिए, तो उसके लिए अलग फॉर्म भर रहे हो। तो एक प्लेटफॉर्म को एक करने के लिए लेबर कोड्स लाए गए, 4 लेबर कोड्स लाए गए, ताकि आप इजीली लेबर लॉज की एप्लीकेशन इफेक्टिवली और इजीली कर सको, और जिन लोगों के लिए है उन लोगों के लिए आसान हो सके। जितने ज्यादा लॉज उतनी ज्यादा उसकी एप्लीकेशन में प्रोसीजरल मल्टीप्लिसिटी, वो सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए किया गया।
अगला, इन्वेस्टमेंट बूस्ट इन्वेस्टमेंट मेक डूइंग बिजनेस इजियर। अब क्या होता है, जितने ज्यादा लॉज होते हैं उन सब लॉज को ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपको बिजनेस करना है। तो वो इतने सारे लॉज होने की वजह से जो कंफ्यूजन और डिफिकल्टी होती थी कि अरे हमारा इस लॉ में तो एप्लीकेशन, इस लॉ के अंदर हमारा बिजनेस आ रहा है, उस लॉ में हमारा बिजनेस नहीं आ रहा है, इस वजह से कोर्ट्स ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि अब आपको लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया इजियर। ज्यादा कंडीशंस, एक ही बात है कि मल्टीपल लॉज में जाके रेफर करने से बढ़िया इन 4 कोड्स के अंदर रेफर करना है और इन 4 कोड्स की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो 29 से तो 4 बेटर है ना, 4 कोड्स आपको बेटर क्लैरिटी दे रहे हैं। ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और जेंडर पैरिटी को उन्होंने प्रमोट किया है कि भाई फीमेल और मेल को सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। जब काम दोनों सेम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन दोनों के लिए सेम है, तो एक को पैसे ज्यादा और एक को पैसे कम क्यों होने चाहिए, ये सब चीजें की। और फ्लेक्सिबिलिटी लाए सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंदर कि मैटरनिटी लीव भी मिलनी चाहिए, जहाँ पे लोग को 12 वीक्स मिल रही है 23 वीक्स मिलने लगी है। तो ये सब चीजें लॉज के अंदर लाई गई। अब देखो, हम इसके बाद भी ना, हम इस पर्टिकुलर एक्ट को पढ़ते पढ़ते हम एक चीज और डिबंक करने वाले हैं। अगर हम इतने अपडेटेड हैं और हम लॉज के बारे में जानते हैं, तो हमें ये भी पता है कि लेबर लॉज को लेके लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि भाई ये लेबर्स के लिए अच्छा नहीं है, लेबर्स के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप लेबर लॉज से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं या लेबर लॉज को लेकर कोई किसी तरीके की किसी भी लीगल आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि लेबर्स के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो वो तो आप तभी समझ पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा। तो लेबर लॉज पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या ये लेबर के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, क्या ये वर्किंग कंडीशंस के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे को फैक्ट्स हैं जो डिबंक करने हैं, जिनको हमारे को चेक करना है कि क्या लेबर कोड्स के बारे में जो बताया जा रहा है कि प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं और कॉन्स ज्यादा हैं, तो क्या कॉन्स हैं, उसके लिए हम लेबर लॉज को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमें लेबर लॉज के कॉन्स पता चलेंगे। जितने भी लॉज मैंने आपको बताए जो रिप्लेस किए गए हैं कोड्स के बारे में, वो सब लॉज को हम डिस्कस करेंगे एज पर योर सिलेबस। और जितना कोशिश करेंगे हम केस लॉज के साथ पढ़ें उसे, जितना केस लॉज के साथ रिलेट कर पाएंगे उतना ज्यादा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि केस लॉज हमें सिखाते हैं हम कैसे एप्लीकेशन ऑफ लॉ कर सकते हैं इजीली। So stay connected for the next class because we are going to do the entire labor laws in the upcoming session. Thank you so much.